हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद सृष्टि। मैंने सोचा क्यों ना इस डिजिटल वर्ल्ड को साथ में समझा जाए और आपको भी एजुकेट किया जाए। तो आज हम समझने वाले हैं यूआरएल के बारे में। अब बहुत सारे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग टेक बैकग्राउंड से हों जिन्हें ऑलरेडी पता होगा कि यूआरएल क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी टॉपिक को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, उसे प्रॉपरली स्टडी नहीं करते। एंड जब हम स्कूल एंड कॉलेजेस में होते हैं तब हमारे ऊपर प्रेशर होता है एग्जाम्स का। तो हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसे हम अच्छी तरह से पढ़ने के बजाय हम सिर्फ उसे रट्टा लगाते हैं ताकि एग्जाम्स में हम लिख पाए। क्योंकि मेन काम तो ये होता है ना कि एग्जाम को हमें पास करना होता है, तो एग्जाम्स में तो लिखना पड़ता है। तो ज़्यादातर दिमाग में सबके ये होता है कि इसको अभी फ़िलहाल इसको रट्टा लगा लो एंड पेपर में क्योंकि लिखना है, पास तो तभी होंगे, तो रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन उसको प्रॉपरली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपरली इन डेप्थ में जाके हम स्टडी नहीं करते हैं। कई चीज़ें हम स्किप कर देते हैं, समझते नहीं है, है ना। तो कई होंगे जिनको यूआरएल के बारे में पता होगा कि यूआरएल क्या होता है, लेकिन कई होंगे जिन्हें नहीं पता। यूआरएल देखा जरूर होगा, यूआरएल के बारे में सुना सुना जरूर होगा, लेकिन पता नहीं होगा ज़्यादा कि यूआरएल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, जो भी। ठीक है, तो सबको सब कुछ पता हो इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो दैट्स वाई आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूआरएल के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक यूआरएल। तो आज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो होगा व्हाट इज यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, फुल यूआरएल कैसा दिखता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूआरएल, पार्ट्स जो यूआरएल के कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ यूआरएल, यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं, एंड देन लास्ट में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट यूआरएल। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं सबसे पहले यूआरएल से कि यूआरएल क्या होता है। अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूआरएल होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, सो अब ये यूआरएल है क्या? यूआरएल सिंपली एक एड्रेस है, जैसे कि मेरे घर का एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस है, किसी शॉप का एड्रेस है, किसी मॉल का एड्रेस है। वैसे ही यूआरएल भी एड्रेस है, लेकिन यूआरएल कौन सा एड्रेस है? यूआरएल जो एड्रेस है वो है वेबसाइट का एड्रेस। कि कोई भी वेबसाइट है उसका एड्रेस वो होता है हमारा यूआरएल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है https://www.google.com। तो ये क्या है? यूआरएल। ये क्या है? एड्रेस है वेबसाइट का। ओके, अब जब आप ये यूआरएल, ये एड्रेस ब्राउजर में जाके लिखते हो, तब कंप्यूटर को तब पता लगता है, ब्राउजर को, कि वो जो वेबसाइट है जिसे आप ढूंढ रहे हो, जिसे आप ओपन करना चाह रहे हो, वो कहाँ पड़ी है सर्वर में। जब उसके पास एड्रेस होगा तभी तो वो उसे ढूंढ पाएगा। जैसे सपोज अगर आपको अपने फ्रेंड के घर कोई गिफ्ट भेजना है, ठीक है, अगर आपको अपने फ्रेंड के घर का एड्रेस नहीं पता होगा तो आप कैसे भेजोगे उसको कोई भी गिफ्ट? कैसे भेज पाओगे? एड्रेस पता होना जरूरी है। वैसे जो वेबसाइट, आपको कोई अगर वेबसाइट सर्च करनी है, अगर आपको कोई वेबसाइट देखनी है, तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप उसको जाके ओपन कर सकते हो, एसेस कर सकते हो, है ना। सो दैट इज वाई एड्रेस जो है, जो यूआरएल है, वो होना जरूरी है। और यूआरएल क्या होता है? सिंपली एड्रेस होता है वेबसाइट का। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फुल यूआरएल कैसा दिखता है। फुल यूआरएल कुछ इस तरह से दिखता है http://www.example.com। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है, /blog/article.html। तो ये हमारा ऐसा यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, अब ये जो यूआरएल है, ये वैसे तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है ना, पर इसके हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है, कुछ ना कुछ पर्पस है। तो आगे हम देखते हैं इसके कितने पार्ट्स हैं।
यूआरएल के कितने पार्ट्स हैं? 4 मेन पार्ट्स हैं यूआरएल के, 4 मेन पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल। तो अब ये प्रोटोकॉल क्या है? तो ये प्रोटोकॉल जो होता है ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिससे जो आपका ब्राउजर है और सर्वर है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, वो 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? किसी लैंग्वेज से, ठीक है, लैंग्वेज से। पर वो लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। अगर वो हिंदी बोल रहा है तो दूसरे को भी हिंदी आनी चाहिए, तभी वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। दोनों हिंदी में बोलेंगे, दोनों हिंदी में आपस में कम्युनिकेट करेंगे या इंग्लिश में करेंगे, तो दोनों के जो रूल्स होने चाहिए, दोनों की जो लैंग्वेज होनी चाहिए बेसिकली वो सेम होनी चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट इजीली कर पाएंगे, है ना। तो वैसे ही ब्राउजर और जो सर्वर है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जब उनकी लैंग्वेज जो है वो सेम होगी, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो प्रोटोकॉल वही होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे जो आपका ब्राउजर है और सर्वर है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल होती क्या है? जैसे HTTPS है एंड HTTP है। अब ये HTTPS एंड HTTP क्या है, ठीक है, इनमें भी डिफरेंस है, ठीक है। जो HTTPS है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, और जो HTTP है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें S है एंड इसमें S नहीं है, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि HTTPS, ये जो S है इसका मतलब है सिक्योर, ठीक है। मींस जब भी आप URL में, ठीक है, HTTPS देखते हो, इट मींस कि वो जो URL, वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, सेफ है। और अगर आप URL में HTTP देख रहे हो, इट मींस वो वेबसाइट सिक्योर या सेफ नहीं है। सो इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपको कोई वेबसाइट देखनी है कि वो सिक्योर है या नहीं है, तो अगर उसके प्रोटोकॉल HTTPS है तो मींस वो वेबसाइट सिक्योर है, ओके। तो सबसे पहले URL के अंदर जो मेन पार्ट है, सबसे पहला वो क्या आती है? हमारी प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल होती है। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा डोमेन नेम, ओके। तो अभी डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम सिंपली क्या होता है? नाम, वेबसाइट का नाम, ठीक है, नेम ऑफ द वेबसाइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है example.com, ठीक है, तो ये नेम है वेबसाइट का, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास 2 चीजें हैं, ठीक है। ये जो हाँ, नेक्स्ट में बताती हूँ, रुको। इसमें भी हमारे पास 2 चीजें आती हैं जो कि है सब डोमेन एंड TLD। अब सब डोमेन क्या है? बहुत सारी वेबसाइट्स का जो URL होता है उसमें www.google.com, जैसे सपोज एग्जांपल लिया हमने, www.google.com ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो जो www है ये क्या है? हमारा सब डोमेन, ठीक है। अब सब डोमेन क्या होता है? सब डोमेन होता है वेबसाइट का स्मॉलर सेक्शन। जो वेबसाइट है वो बहुत सारे सेक्शन से बनती है, तो जो वेबसाइट का स्मॉलर सेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सब डोमेन। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हमने गूगल, यहाँ पे mail.google.com, ठीक है, एंड maps.google.com। तो इसमें जो google.com है, google.com, अब ये वेबसाइट सेम है लेकिन इसके सेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे mail.google.com है एंड यहाँ पे maps.google.com है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये हेल्प करते हैं बड़ी सी वेबसाइट के जो भी सेक्शंस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहें, ठीक है। तो सब डोमेन हेल्प करता है इसी में, ठीक है। तो mail.google.com एंड maps.google.com ये एक ही वेबसाइट है लेकिन इनके सेक्शन अलग अलग है। तो ये सेक्शन है, एक ही वेबसाइट के सेक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सब डोमेन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये www ये भी सब डोमेन है। बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो सब डोमेन यूज करती हैं, ठीक है। अब आता है TLD। TLD क्या होता है? TLD होता है हमारा टॉप लेवल डोमेन। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये example.com, इसमें जो .com है ये क्या है? TLD, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। अब टॉप लेवल डोमेन होता क्या है? टॉप लेवल डोमेन होता है लास्ट पार्ट, डोमेन
डोमेन नेम का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं TLD, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है .com। अब ये जो TLD होते हैं, टॉप लेवल डोमेन, ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं इनको, ठीक है। जैसे .com है वो कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। .org ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के लिए यूज होता है, ठीक है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए यूज होता है। .gov गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए यूज होता है। .in, ये .in जैसे फॉर इंडिया, कंट्री कोड स्पेसिफिक, ठीक है। सो इसमें जो ये है हमारा .com, तो ये .com, .org, .edu, .gov, .in, तो ये भी जो है, इन ये जो टॉप लेवल डोमेन है ना, इनकी भी कैटेगरीज है, ठीक है। मतलब टॉप लेवल डोमेन के अंदर भी कैटेगरीज आती हैं। जेनेरिक TLD, ठीक है। देन वी हैव कंट्री कोड TLD, देन वी हैव स्पॉन्सर्ड TLD। तो इसमें जो .com है ये है हमारा जेनेरिक TLD। .org ये है हमारा जेनेरिक TLD, ठीक है। .edu ये है हमारा .edu होता है हमारा स्पॉन्सर्ड TLD। ये .edu एंड .gov जो होते हैं ये स्पॉन्सर्ड TLD है। मतलब ये स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को ही मिलता है, जनरल पब्लिक के लिए ये नहीं है। जनरल पब्लिक इनको नहीं यूज कर सकती, ठीक है, ठीक है। तो ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ही इन्हें यूज कर सकती हैं। .edu, .gov एंड .in, ये जो .in है ये है कंट्री कोड TLD, ठीक है। .in फॉर इंडिया, ठीक है। .uk फॉर यूनाइटेड किंगडम, वैसे वैसे, ठीक है। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। अब थर्ड पार्ट जो है हमारा URL का वो होता है पाथ। पाथ हमें बताता है कि जो आपकी वेबसाइट के अंदर जिस पेज को आप देखना चाहते हो वो पेज कहाँ पड़ा है, कौन से फोल्डर में पड़ा है। अब जैसे यहाँ पे article.html ये पेज है, ये पेज कहाँ पड़ा है, कौन से फोल्डर में पड़ा है, ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर ये वाला पेज पड़ा है हमारा article.html। तो ये जो है सर्वर को बताता है कि कहाँ पे पड़ा है हमारा जो पेज है जिसे हमने देखना है वो कहाँ पड़ा है, ताकि एग्जैक्टली वो वही चीज हमें निकाल कर हमें शो करके दिखाए। तो ये पाथ जो होता है नेक्स्ट आफ्टर डोमेन नेम पाथ आता है, ठीक है। पाथ के बाद हमारा आता है क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स होती है बेसिकली कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं हम ब्राउजर को, एडिशनल इंफॉर्मेशन की ये जैसे यहाँ पे लिखा है हमने क्वेश्चन मार्क है, देन वीडियो इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो ये बताएगा कि वीडियो इज इक्वल टू 1 2 3, ये वाली वीडियो ओपन करो। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्वेरी पैरामीटर्स यूज करते हैं URL के अंदर, ठीक है। तो अब पूरा अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें URL का, तो इसमें क्या क्या आता है, प्रोटोकॉल, देन डोमेन नेम, देन पाथ एंड देन पैरामीटर्स। जैसे यहाँ पे है HTTPS, ये HTTPS हमारी क्या हो गई, HTTPS हमारी प्रोटोकॉल हो गई, ठीक है। देन example.com हमारा डोमेन हो गया, पाथ हमारा blog/article हो गया, एंड पैरामीटर्स अगर देनी है एडिशनल इंफॉर्मेशन देन यू कैन यूज। तो ऐसा कुछ URL के अंदर होता है, पैरामीटर्स में ऐसा कुछ यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क वीडियो इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट विच इज टाइप्स ऑफ URL, ओके। सो बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट इज इजी, अगर आप इसको थोड़ा कामली समझो तो आप बहुत आसान है ये, ठीक है। एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URL, दो तरह के URL होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट URL एंड एक होता है हमारा रिलेटिव URL। तो जो एब्सोल्यूट URL होता है वो होता है कंप्लीट वेब एड्रेस, मतलब कंप्लीट URL जिसमें आपकी प्रोटोकॉल भी आएगी, आपका डोमेन नेम भी आएगा, पाथ भी आएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्वेरी पैरामीटर्स ये भी आएगा, मतलब कंप्लीट URL होता है उसमें। जैसे HTTPS, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ मैंने, https://www.example.com/images/photo.jpg, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। अब एब्सोल्यूट URL को हम यूज तब करते हैं जब हमें
अपनी वेबसाइट के अंदर किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को किसी और वेबसाइट के अंदर से कुछ हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक करना है। मतलब किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक करना है तब हम एब्सोल्यूट यूआरएल को यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है रिलेटिव यूआरएल। अब रिलेटिव यूआरएल जो होता है ये छोटा एड्रेस होता है, इसमें सिर्फ पाथ आता है, ओनली पाथ, जो मैंने आपको पहले बताया, इसमें सिर्फ पाथ हम यूज करते हैं। ठीक है, फुल वेबसाइट का एड्रेस नहीं आता, पूरा यूआरएल नहीं देते, ना ही प्रोटोकॉल आती है, ना ही डोमेन नेम आता है, सिर्फ पाथ आता है। ओके, तो अब आपको बताती हूं मैं कि टाइप्स ऑफ रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल के भी आगे टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे रूट रिलेटिव यूआरएल, डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल, पेरेंट डायरेक्टरी रिलेटिव यूआरएल। अब ये जो टाइप्स ऑफ रिलेटिव यूआरएल को समझने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये समझना जरूरी है। जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो हमारी फाइल्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, फोल्डर के अंदर। ठीक है, फोल्डर के अंदर दे, जैसे सपोज एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर सपोज मैंने एक और फोल्डर बनाया फोटोज नाम का। ठीक है, अब उस फोटोज वाले फोल्डर के अंदर मेरी फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, अब हो सकता है उस डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर फोटोज वाला भी हो सकता है उस डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और भी हो जिसमें मैंने कुछ और स्टोर किया हो। ठीक है, तो फोल्डर्स के अंदर जो है हमारी फाइल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। वैसे ही जो वेबसाइट की फाइल्स हैं, जैसे वेबसाइट भी फाइल से ही बनती है, HTML फाइल्स होती हैं, CSS फाइल्स होती हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ये फाइल्स भी जो है ऑर्गेनाइज्ड होती हैं फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। तो अब ये हमें समझना जरूरी था। अब मैं बताती हूँ रिलेटिव यूआरएल कितने टाइप के होते हैं। रूट रिलेटिव यूआरएल पहले डिस्कस करते हैं। तो रूट रिलेटिव यूआरएल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली वो ये है कि ये स्टार्ट जो होगा ये स्टार्ट होगा स्लैश से। ठीक है, वेट, ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, स्लैश से। इसमें जो है स्लैश जो है अगर यूआरएल के अंदर, तो इट मीन्स वो क्या है, रूट रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, रूट रिलेटिव यूआरएल के अंदर रूट का मतलब ये है कि आपने एग्जिस्ट जो आपकी वेबसाइट जो डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी जो वेबसाइट है, रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब जो वेबसाइट है वो रूट डायरेक्टरी है, वेबसाइट भी एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लैश है इसका मतलब होता है कि रूट रिलेटिव यूआरएल मींस रूट से स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे सपोज अगर एक वेबसाइट नाम का फोल्डर है, ठीक है, ये सपोज एक वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है सपोज इमेजेस, इमेजेस नाम का फोल्डर है, और एक फोल्डर है हमारे पास ब्लॉग नाम का। ठीक है, तो इसके अंदर सपोज एक फाइल पड़ी है, वेट, सपोज इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है blog डॉट HTML। ठीक है, एंड इसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है, इमेज डॉट JPG, सॉरी,
ओके, सो सपोज करो कि हमारे पास एक फोल्डर है वेबसाइट नाम का, उसके अंदर एक फोल्डर है इमेज और एक फोल्डर है ब्लॉग, ठीक है, एक फोल्डर है ब्लॉग, एंड इमेज वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है image.jpg और ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है blog.html, ठीक है। तो जब हम रूट रिलेटिव कोड के अंदर जब हम रूट रिलेटिव यूआरएल यूज करते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट होता है /images/logo.png, ठीक है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्लैश से, ये समझ में आ गया। अब जब आप कोड में ऐसा कुछ रूट रिलेटिव यूआरएल डालते हो, मींस /images/logo.png, तो ब्राउजर को समझ में आता है कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है रूट डायरेक्टरी से। कहाँ से स्टार्ट करना है, रूट डायरेक्टरी से। मींस अगर लोड करानी है आपको कोई फाइल, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, सर्चिंग, मतलब सर्च करना आपको शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहले जाना है वेबसाइट फोल्डर में। तो जो रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले जाना है हमने वेबसाइट फोल्डर में। वेबसाइट फोल्डर के बाद हमने किस फोल्डर में जाना है, इमेजेस फोल्डर में, जो कि ये वाला फोल्डर है। देन उसके बाद हमने जाना है logo.png में, जो कि ये फाइल है, तब वो ये वाली फाइल लोड कराएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस रूट रिलेटिव यूआरएल के जो स्टार्ट होता है वो स्लैश से शुरू होता है, एंड इस स्लैश का मतलब है कि जो सर्च करना है आपने वो कहाँ से स्टार्ट करना है, वेबसाइट मेन रूट डायरेक्टरी से, ठीक है, जो कि वेबसाइट है, ठीक है। तो वो सर्च कैसे करेगा, पहले वेबसाइट के अंदर देखेगा, वेबसाइट के बाद वो इमेजेस फोल्डर के अंदर जाएगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर वो logo.png या image.jpg जो भी फाइल है उसे मिल जाएगी और देन वो उसे लोड करा देगा, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल। डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल में आपको एक चीज देखनी है कि ये स्लैश से शुरू नहीं हो रहा, इसमें स्लैश नहीं है, ठीक है, इसमें सिंपल क्या लिखा है, images/logo.png। अब इसका मतलब क्या है, रुको मैं बताती हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब है, सपोज अब सबसे पहले ये समझो कि डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल में करंट पेज फोल्डर देखते हैं। क्या देखते हैं, करंट पेज फोल्डर, ये याद रखना है। डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल के अंदर करंट पेज फोल्डर से सर्चिंग स्टार्ट होती है, करंट पेज फोल्डर, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी कैसे। देखो, सबसे पहले सपोज करो हमारे पास वेट, मैं यहां से पेन यूज करते हैं पहले, ठीक है। अब सपोज ये फोल्डर है हमारे पास वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट नाम का फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल पड़ी है जो कि है index.html, ठीक है। अब इस वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इमेजेस, ये फोल्डर है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोल्डर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो वेबसाइट जो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है index.html, ठीक है। एक फोल्डर पड़ा है इमेजेस नाम का, और एक और फोल्डर पड़ा है ब्लॉग नाम का, ये भी फोल्डर है, ठीक है। ठीक है, ये ब्लॉग नाम का भी फोल्डर है और इमेजेस नाम का भी फोल्डर है। अब इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है logo.png, logo.png फाइल है, ठीक है। एंड ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है post.html, ठीक है। तो ये दोनों जो फोल्डर है, ये किस फोल्डर के अंदर है, वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो index.html है, ये हमारा होम पेज है। सपोज करो, एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। index.html ये हमारा सपोज होम पेज है, ठीक है। इमेजेस हमारा वो वाला फोल्डर है जिसके अंदर इमेजेस है। ब्लॉग हमारा वो वाला फोल्डर है जिसके अंदर ब्लॉग पेजेस हैं, जो कि ये है। और ये post.html ये क्या है, हमारा ब्लॉग पेज, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल। डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल में, जैसे मैंने आपको बताया, करंट पेज फोल्डर से ब्राउजर सर्च करना शुरू करता है, ठीक है। तो सपोज आपका करंट पेज जो है वो क्या है, example.com/blog/post.html, ठीक है। करंट पेज सपोज ये है।
अब मैंने आपको क्या बताया, करंट पेज फोल्डर, करंट पेज फोल्डर सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने देखना है कि करंट पेज कौन सा है। तो करंट पेज जो है हमारा वो कौन सा है, post.html। और करंट पेज का फोल्डर कौन सा है, वो है ब्लॉग। ठीक है, तो जब ब्राउजर नेविगेट करना स्टार्ट करेगा तो वो पहले कहां से स्टार्ट करेगा, ब्लॉग वाले फोल्डर से। ठीक है, अभी क्या मतलब है, इसका मतलब क्या, जो पेज आप अभी देख रहे हो, मतलब जो जिस पेज में आप अभी हो वो कौन से फोल्डर में पड़ा है, ब्लॉग फोल्डर में। ठीक है, अब सपोज जब अपने कोड में आप लिखोगे images/logo.png, तो पहले तो इसका मतलब है कि ये एक डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल है। ठीक है, फिर अब जब आप ऐसा कुछ कोड में लिखते हो images/logo.png, तो ब्राउजर को क्या समझ में आता है कि उसने कहां से नेविगेट करना स्टार्ट करना है, करंट पेज फोल्डर से। मींस जिस पेज में अभी वो है उसका फोल्डर क्या है, ब्लॉग, वहां से शुरू करना है। देन उसके बाद जाना है इमेजेस फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर के अंदर मिलेगी उसको logo.png फाइल, एंड वहां से वो उस फाइल को लोड करा देगा। ठीक है, तो ब्राउजर कहां से स्टार्ट करेगा, ब्राउजर स्टार्ट करेगा ब्लॉग फोल्डर में। और ब्राउजर कैसे इस वाले, ये जो यहाँ पे कोड लिखा है, ये जब आप दोगे यूआरएल, तो इसको वो कैसे इंटरप्रेट करेगा, उसको कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करेगा, example.com ब्लॉग देन इमेजेस देन logo.png। ब्लॉग हो गया हमारा करंट पेज फोल्डर, देन उसके बाद हमने कोड में क्या लिखा था, यूआरएल में क्या दिया था हमने, images/logo.png। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, वेट, नेक्स्ट आता है पेरेंट डायरेक्टरी रिलेटिव यूआरएल। पेरेंट डायरेक्टरी रिलेटिव यूआरएल। अब इसमें आप देखोगे ये कहां से शुरू होता है, ये शुरू होता है डॉट डॉट से। डॉट डॉट, अगर डॉट डॉट लगी है मींस वो क्या है, पेरेंट रिलेटिव, पेरेंट डायरेक्टरी रिलेटिव यूआरएल। ओके, सो अब इसको समझते हैं। अब सपोज कि अभी जो आपका करंट पेज है वो क्या है, ये। ठीक है, करंट पेज क्या है आपका, post.html, जो कौन से फोल्डर में पड़ा है, ब्लॉग फोल्डर में। ठीक है, अब आपने कोड जब लिखा तब आपने उसमें ये वाला यूआरएल डाल दिया। ठीक है, डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट png। ठीक है, तो डॉट डॉट से क्या समझ आया हमें, कि डॉट डॉट से समझ में आया कि ये पहले तो पेरेंट डायरेक्टरी रिलेटिव यूआरएल है। ठीक है, फिर अब ब्राउजर जो है नेविगेट करना कैसे स्टार्ट करेगा, ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब होता है गो वन फोल्डर अप, एक फोल्डर ऊपर जाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस डॉट डॉट का क्या मतलब होता है कि एक फोल्डर ऊपर जाओ। मीन्स अब हमारे पास जो फोल्डर थे वो क्या थे, इमेजेस फोल्डर। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, इमेजेस फोल्डर एंड ब्लॉग फोल्डर। अभी हम कौन से फोल्डर में हैं, ब्लॉग फोल्डर में है। ठीक है, तो इसने डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि एक फोल्डर ऊपर जाओ। मींस एक फोल्डर ऊपर मींस वेबसाइट वाला फोल्डर। ओके, तो अब नेविगेट जो ब्राउजर करेगा वो कहां से शुरू करेगा, वो शुरू करेगा आपके वेबसाइट वाले फोल्डर से। ओके, सबसे पहले डॉट डॉट से उसे समझ में आएगा कि हमने एक फोल्डर ऊपर जाना है, एक फोल्डर ऊपर चला गया वो वेबसाइट में। ठीक है, देन उसके बाद वो कहां जाएगा, इमेजेस वाले फोल्डर में। ठीक है, इमेजेस वाले फोल्डर में जाएगा, जो कि ये रहा इमेजेस फोल्डर हमारा। फिर इमेजेस फोल्डर के बाद वो कहां जाएगा, logo.png में, जहां पे उसको logo.png मिल जाएगी एंड वो उसे लोड करा देगा। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल था, बट इसको थोड़ा समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल और पेरेंट डायरेक्टरी रिलेटिव यूआरएल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट इट इज इजी अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा इसको थोड़ा, वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से सुनो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको ये पता लग गया होगा कि रूट रिलेटिव यूआरएल,
डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल, पेरेंट डायरेक्टरी रिलेटिव यूआरएल, 3 टाइप हैं रिलेटिव यूआरएल के, ठीक है। एंड रिलेटिव यूआरएल हम तब यूज करते हैं जब हमें विद इन द सेम वेबसाइट में रिसोर्सेज को लिंक करना हो। विद इन द सेम वेबसाइट जो रिसोर्सेज हैं उन्हें अगर लिंक करना है अपने वेबसाइट के अंदर, तब आप रिलेटिव यूआरएल का यूज करते हो, ठीक है। एंड ये सिर्फ पाथ होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है ना, इन्हें समझ में नहीं आते ये डोमेन नेम वगैरह, इन्हें नहीं पता ये डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है। इन्हें समझ में आता है आईपी एड्रेसेस। कंप्यूटर को समझ में आते हैं आईपी एड्रेसेस, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 142.250.183.206, ये समझ में आता है कंप्यूटर को, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, तो कंप्यूटर को सिर्फ यही समझ में आता है, उसे डोमेन नेम समझ नहीं आते। बट हमारे लिए याद रखना क्या आसान है? नाम आसान है कि नंबर्स? हमारे लिए आसान है कि हम नाम याद रखें। नंबर्स तो हम भूल जाएंगे, नंबर्स एज अ एड्रेस हम याद ही नहीं रख सकते, बट नाम याद रख सकते हैं, इसीलिए वी यूज डोमेन नेम्स, ओके। सो अब सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लो, या इम्पॉर्टेंट ही है ये भी एक, कि ICANN जो है वो क्या है। ICANN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे जो भी दुनिया के जितने भी डोमेन नेम हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, उनका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, ताकि सबको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल पाए। क्योंकि अगर सारी वेबसाइट का नाम सेम हो जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए ICANN जो है वो रिकॉर्ड रखता है डोमेन नेम्स का, कि किस वेबसाइट का क्या नाम है, ठीक है, सबका यूनिक नाम हो। इसका ध्यान कौन रखता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ICANN, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको यूआरएल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा इस वीडियो को देखो, क्योंकि कई बार हो जाता है ऐसा कि हम पहले किसी चीज को समझते हैं, सुनते हैं, हमें नहीं समझ में आता, पर दूसरी बार जब दोबारा उस चीज को समझते हैं तो समझ में आ जाता है। तो मेन बात है समझ में आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप आने वाले वीडियोस में भी बहुत कुछ सीख पाओ। So till then, keep learning, keep shining. Bye bye.